डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। ये पार्ट 2 जो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यूजीसी नेट के सभी साइकिल्स की, उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो लेटेस्ट 2020 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन थे या पेपर्स कह लीजिए, उसकी हम लोगों ने थीम वाइज एनालिसिस करने की कोशिश की थी। थीम वाइज यानी कि जैसे आज हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो उससे कल आउट करके जो पेपर हैं उससे उन क्वेश्चन को ढूंढ के निकाल के जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस रेंज के क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं डिफरेंट साइकिल्स में। तो आज इस पार्ट 2 के आईआर में हमने 5 साइकिल लिया है। आप देख सकते हैं 2011 से 2013, ऑफ कोर्स 2013 के केवल जून साइकिल को लिया है। नेक्स्ट जो दिसंबर साइकिल है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करने के तरीके को, कि आप अपने गैप को समझ सकते हैं कि नॉलेज इंफॉर्मेशन में कितना और आपको स्ट्रेंथन करना है। और यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए इसको देख रहे हैं या अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत इससे हेल्प होने वाली है, क्योंकि यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन है वो हर जगह आपको दिखते हैं, सेम क्वेश्चन या उसी के जैसे क्वेश्चन। सो लेट अस बिगिन। ये सिलेबस है और मैं ओवर एम्फसाइज करता हूं, लेकिन हमेशा कहूंगा कि सिलेबस से ही अपनी शुरुआत करें अपनी तैयारी की। एक बार फिर से आप आईआर के सिलेबस को देख लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। ईच एंड एवरी थीम पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन पुख्ता होने चाहिए, जो फैक्ट्स हैं, और दोनों ही फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर होने चाहिए। फैक्ट जितना रट सकें, कॉन्सेप्ट बहुत दूर तक, जहां तक कि आपको समझ में आए उसको डिफरेंट सोर्सेस से समझ लीजिए। जो पॉल साइंस हेल्प के जो वीडियो हैं वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉन्सेप्ट को समझने का। ऑनलाइन तो खजाना ही है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन में जहां मुझे फील हुआ है कि ऑफिशियल आंसर में डाउट है, वहां मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, अदरवाइज मैं ऑफिशियल आंसर सिंपली इंडिकेट कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2011, जहां से कि एमसीक्यू बेस्ड यूजीसी नेट शुरू हुई थी, आईआर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भी यहाँ इंडिकेटेड हैं, आप ऑफिशियल आंसर से इसको मैच भी कर सकते हैं। मैंने ऑफिशियल आंसर देखा है और उसके बेसिस पे भी अपनी कमेंट की है। अरेंज द फॉलोइंग अर्थ समिट्स हेल्ड सो फार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी क्रोनोलॉजी जो है आईआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जिसपे कि काफी क्वेश्चन रहते हैं। इवेंट को क्रोनोलॉजिकली, बुक्स को क्रोनोलॉजिकली, ट्रीटीज को क्रोनोलॉजिकली, वॉर जो हुए हैं, इवन जो थिंकर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल समिट है उनको क्रोनोलॉजी में पूछा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कलर जो है ग्रीन है। यदि आप मेरे वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रीन का माने है कि वो इजी क्वेश्चन है। मेरे अनुसार से जो वायलेट है वो मीडियम लेवल का है, और जो रेड है, रेड में भी दो कलर में करता हूं। एक जो मैरून है, इसका मतलब है कि वो रिलेवेंट क्वेश्चन है लेकिन टफ है, और एक रेड से करता हूं प्योर रेड, जो मेरे अनुसार से अरबिट क्वेश्चन है, मतलब बकवास क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? दो कारणों से कि इसके जो ऑप्शन होते हैं बड़े आसान हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको पता है कि रियो समिट 1992 में हुई है, अधिकतर जो हमारे मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। और उसके बाद ही ये सारे हुए हैं, क्योटो 1997 में, बाली शायद 2007 सब में, और कोपेनहेगन उसके भी बहुत बाद में, शायद 2011-12 में। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, बट ये पक्का है कि वन से शुरुआत होगी, और एक ही ऑप्शन है जो वन से शुरुआत होती है, इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है, आपको उसके आगे जानना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड गिव आंसर। तो अब देखिए फिर से सेकेंड क्रोनोलॉजी, और ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप के पैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, जिसमें पहला ही आप बाउंस हो सकते हैं ऑस्ट ऑस्ट पॉलिटिक। ऑस्ट पॉलिटिक जो है वो एक तरह का वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के बीच में जो रिलेशन मधुर होने लगे थे या बहुत कम टेंस्ड होने लगा था 1969 सब में सॉरी, उसका एक जियोपॉलिटिकल टर्म है ऑस्ट पॉलिटिक। बाद में इसको कई जगह यूज किया गया, जबकि रिलेशन जो है दो जो कट्टर होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जब रिलेशन थोड़े ठीक हुए थे, तो उसको भी जो है नॉर्ड पॉलिटिक्स से जो है दर्शाया गया था।
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और सोवियत यूनियन, इन सब के बीच में रिलेशन जब था हुए थे। तो ये जो है 1969 में हुआ है। वॉर्सो पैक्ट आपको पता है कि 19 नाटो के बाद हुआ है, ये आपको पता होगा कि नाटो पहले हुई है 1949 में और शायद वॉर्सो पैक्ट 1955 में। तो यदि आप इससे चलें कि 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो सब 3 और 2 यदि आप देखें तो 3 पहले 2 बाद में कई में है, इसलिए इससे आपको जो है नहीं होगा, केवल ये कट रही है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि यदि हेलसिंकी आपको पता हो, वैसे ये डिफिकल्ट है कि हेलसिंकी आपको पता होगा, तो ये 1975 में एग्रीमेंट हुई थी। इसमें 35 स्टेट थे, मतलब नेशन स्टेट, सभी यूरोपियन नेशन, यूएसए और कनाडा थे। इन्होंने जो एक डिटेंट कह लीजिए, या जो रिलेशन दो ब्लॉक, पावर ब्लॉक के बीच में जो मधुर हो रहे थे या कम टेंस्ड हो रहे थे, उसको और हेल्प करने के लिए हेलसिंकी समिट 1975 में हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ही न्यू कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये हेलसिंकी जो है 75 है, तो सबसे बाद में 4 होगा, और सबसे बाद में 4 केवल 1 में है, इसलिए ये उसके बाद डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो नाटो, उसके बाद वॉर्सो पैक्ट, उसके बाद ऑस्टपॉलिटिक देख सकते हैं आप, और फिर हेलसिंकी। ये डिफिकल्ट है, मैंने इसलिए डिफिकल्ट कैटेगरी में मारा है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36, ये आसान है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज। तो अब यहाँ देखिए, ये जो इवेंट है कोल्ड वॉर के, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आप ये देखेंगे तो कोरियन वॉर, बर्लिन ब्लॉकेड जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ था, तो इससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको पता है कि बर्लिन वॉल की जो जो ढहा था वो 1989 में ढहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी, कोरियन वॉर 50s में हुई थी। तो 4 से स्टार्ट होता हुआ कौन सा है? 2 है, ये तो आपको ये खत्म हो गए और ये खत्म हो गया। अब उसके बाद यदि आप देखेंगे कि सेकेंड बर्लिन ब्लॉकेड बाद कोरियन वॉर होता है, तो 3 से शुरू होता हुआ, तो इन दोनों में 3 है, इसीलिए ऑप्शन इसमें थोड़े टफ हो जाते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा थर्ड। उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है 2, जो इसमें है, तो डी सही है। फिर भी ये आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैचिंग गेम हम लोग खेलेंगे 42 नंबर में। एजेंडा फॉर पीस जो है, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोट्रोस बोट्रोस घैली, जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने एक रिपोर्ट के वो ऑथर थे, मतलब चेयरमैन थे तो ऑथर थे, जिसमें की बात हुई थी प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की, पीस मेकिंग की, पीस कीपिंग की, और वहां पे पीस को बिल्ड करने की, जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। बेसिकली एजेंडा फॉर पीस था, कैसे यूएन एक रोल निभा सकता है पीस मेकिंग में, पीस बिल्डिंग में। तो यदि ए के आप 2 से चलें तो आपको 2 मिलते हैं, 50-50 गेम हो जाता है, ये 2 खत्म हो जाते हैं। एक आपको और जानना है, यदि आप ये जानते हैं कि अफगानिस्तान पाक पॉलिसी, आफ मतलब अफगानिस्तान पाक, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था, तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो डी का 1, बाकी 2 को आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे एमडीजी की बात आ रही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये कई जगह क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए मैंने दे दिया है। ये एमडीजी जो है 2000 से 2015 के बीच में वर्ल्ड के लिए यूएन ने टारगेट सेट किया था। उसमें 8 गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम मतलब 2000, चूंकि न्यू मिलेनियम था इसलिए इसको कहा गया। अब उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 17 हैं और 17 हैं, और वो 2015 से 2030 के बीच में प्राप्त करने का लक्ष्य यूएन ने रखा है। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ये कोफी अन्नान के टाइम में आया था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में आप डाल सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन हम लोग इसको खेलेंगे। ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन ऑलवेज इजी होता है यूजीसी नेट में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं। अब देखिए, मार्क्सियन थ्योरी को कौन बोलेगा? क्लास स्ट्रगल बहुत ही आसान है, ए को 4, और ये देखिए कितना आसान हो सकता है कि आपको इसी से जो है 2 मिल गया, 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब गेम थ्योरी यदि आप लोग थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो उसमें पता है कि आपको मैट्रिक्स होती है, पे ऑफ होता है। तो गेम थ्योरी डी का 1,
तो डी का 1 जो है इसमें है और आपका ये क्वेश्चन बन गया, बाकी मैच कर लीजिएगा। 50 में भी हम लोग गेम खेल सकते हैं, बहुत आसान है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नियो लिबरल इसमें से कौन है? तो नियो लिबरलिज्म जो है या लिबर्टेरियनिज्म आप रॉबर्ट नॉजिक के साथ जोड़ सकते हैं। तो ए का 3, फिर 50-50 गेम आपने खेल लिया। और लिबरल यदि इसमें से हम देखें तो जॉन रॉल हैं, तो बी का 1, तो बी का 1 से आपने इसको क्रैक कर लिया। बाकी आप देख लीजिएगा, रोजा लग्जमबर्ग आपको याद रखना चाहिए, मार्क्सिस्ट हैं। और एडवर्ड सेड थर्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने बुक लिखा था ओरिएंटलिज्म, यानी कि कैसे जो है वेस्टर्न स्कॉलर ओरिएंटल कल्चर या ईस्टर्न कल्चर को इसलिए अध्ययन नहीं करते हैं कि उसके बारे में जान सकें, लेकिन उसको डिराइड कर सके, उसको नीचा दिखा सकें इन कंपैरिजन टू ऑक्सीडेंटल और वेस्टर्न कल्चर। और ये जो कल्चरल सुप्रीमेसी के पर्पस से जब आप ओरिएंटल कल्चर को स्टडी करते हैं, तो ये इसको ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद ने कहा था। अब हम लोग आते हैं जून 2012 पेपर 2। आपको पता है कि उस समय पेपर 2 और पेपर 3 होते थे। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन। अब पॉलिटिकल साइंस में केवल एक पेपर होता है 100 का। तो जून 2012 के पेपर 2 शुरुआत होती है 3 इजी हाफ बॉली मतलब चौके मारने वाले क्वेश्चन से। Which of the following is not the basic principle of Hans Morgenthau's realism? इस पे इतनी बार हम लोगों ने चर्चा की है, इसके 6 प्रिंसिपल हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मर्गनथाउ ने दिया था अपने 1948 बुक में। पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव लॉ जो पॉलिटिक्स का है वो तभी बन सकता है जब हम ह्यूमन नेचर पे चले, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो अनचेंजिंग है, ऑब्जेक्टिव है, हम उसको जान सकते हैं। और ह्यूमन नेचर कैसा है? ईगोइस्ट है, पावर अकुमुलेट करना चाहता है, जहां मौका मिला दूसरे को दबाना चाहता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परसू करना चाहता है। उसी तरह से नेशन स्टेट जो है एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर में बिहेव करते हैं, यही मर्गनथाउ का कहना था। और पॉलिटिक्स जो है ऑटोनोमस रियल्म ऑफ एक्टिविटी है, उसका नॉर्मल जो कन्वेंशनल मोरालिटी है या रिलीजियन है, इथिक्स है या स्पिरिचुअलिटी है, उससे वो ऑटोनोमस है। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यू। नो नो नो, ऑटोनोमस है, नॉट गवर्न, इसलिए यही इसका सही आंसर है, इजी है। रसिया हैज गिवन परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग, क्योंकि वो यूएसएसआर का जो है वो एक तरह से इनहेरिटर कंट्री है, इसीलिए उसको दिया गया। तो ये इसमें से खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, सक्सेसर स्टेट टू द फॉर्मर सोवियत यूनियन। और इसका कोई इसमें कारण नहीं है रसिया को देने का, वेरी इजी। मार्शल प्लान के बारे में आपको जानना चाहिए कि मार्शल प्लान जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप, खास करके वेस्टर्न यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था, तो उसको रीबिल्ड करने का अमेरिका का एक इकोनॉमिक प्लान था। उसका ऑफिशियल नेम था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, जो 1948 में शुरू हुआ था। तो इसका पर्पस यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं आप कितना आसान हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड नहीं है। रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स, इजी क्वेश्चन। द मेजर आर्गुमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ज। जो मेजर आर्गुमेंट इनका क्या है कि वर्ल्ड में जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है स्टेट सिस्टम का, जहां कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और जहां पे कि ह्यूज रिलेटिव जो पावर है उसका ह्यूज वेरिएबिलिटी है, मतलब कैपेबिलिटी और रिलेटिव पावर का, उसके चलते ही जो है जो सिचुएशन है इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो है। तो यदि इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टर्स, ये ठीक है, ये भी है। एक्टर्स प्ले मोर क्रूशियल रोल देन स्ट्रक्चर, नो। स्ट्रक्चरल रियलिज्म इसको बोलते हैं। ह्यूमन नेचर को ये नहीं मानते हैं, द स्टेट ओवरराइड द, तो ये है स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टर्स। जो है जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर का, वो इसको इस टाइप का बनाता है जिसको हम रियलिज्म कहते हैं। नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स नेबरिंग कंट्री इनवेसेस। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था गुजराल डॉक्ट्राइन, जिसमें नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल था इंडिया का अपने जो छोटे छोटे नेबर्स हैं उनके साथ में।
नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या? रेसिप्रोसिटी मतलब होता है कि क्विड क्विड प्रो क्यू, मतलब तुम हमको हेल्प करो, हम तुमको हेल्प करेंगे, तुम मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, लाइक दिस, मतलब जैसे को तैसा। लेकिन गुजराल जो प्रधानमंत्री थे, उनका ये कहना था कि हम एक बिग 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 कंट्री हैं, हम नेपाल, मालदीव, इन सब के साथ, श्रीलंका के साथ रेसिप्रोसिटी रखेंगे तो फिर हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो उनका कहना था कि हम आगे बढ़ के वन वे कंसेशन दे सकते हैं इन छोटे अपने नेबर्स को, उससे हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। दिस वाज नॉन रेसिप्रोसिटी। अब इसको यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ कहाँ आएगी? ये है एफर्ट्स फॉर इंप्रूविंग टाइज विद द नेबरिंग कंट्रीज विदाउट रेसिप्रोसिटी। कोई रेसिप्रोसिटी नहीं, हम आगे बढ़ के आपको दे देंगे। मान लीजिए हमने 100 करोड़ का अनुदान जो है नेपाल को दे दिया, ये बिना आशा के कि वो भी हमें देगा। इट वॉज नॉट हेजोमनी, कोई इसका इससे नाता नहीं था, डिसिप्लिन नहीं करना था। इसका जस्ट उल्टा देखेंगे तो इंदिरा डॉक्ट्राइन है, वो एक तरह का हेजोमनिक था साउथ एशिया में। उसमें ये इंदिरा डॉक्ट्राइन में ये नहीं था कि साउथ एशिया जो है वो इंडिया का बोलबाला होगा। वहां पे कोई यदि बाहर का कोई भी पावर, चाइना हो चाहे वो यूएस हो, वो यदि वहां दखल करेगा तो हमारे ऊपर वो थ्रेट है। हम यहाँ के बेसिकली जो है बिग बॉस हैं। ये सब आपको ग्रीन ग्रीन चल रहा है, मतलब इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रीटीज हैं या कुछ और इवेंट है उसका क्रोनोलॉजी है। आपको पता है कि इंडिया यूएस का, यूएसएसआर का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है 1971 में हुई थी, वॉर के पहले। पोखरण में 1974 में हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दूसरी बार आ रहा है 1962 में। और स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उसको कि एलपीजी कहते हैं, वो 1991 में। अब इससे आप मैच कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है वन हुआ है, और वन से शुरू होता हुआ एक ही है, इसलिए इससे सुपर इजी है। अब यहाँ पे देखिए, WTO pleads that free trade brings prosperity for all and therefore should be promoted। सही है, कौन बोलेगा नहीं। Integration of the countries with global economy through the system of trade help them to export good abroad as also import goods which they need। कौन बोलेगा? इतना जनरल स्टेटमेंट है, ये दोनों ट्रू है और ठीक है, और ये इसको जो है कह भी सकता है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है कि प्रॉस्पेरिटी लाता है, तो ठीक है, ए कहा जा सकता है। वैसे ए और बी में ऑलवेज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब एक बाउंसर देखिए, मतलब कि रेड है, इसका मतलब ऑर्बिट है। 14th सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 स्ट्रेस। अब आप सारे जो सार्क समिट हुए हैं 18-19, उसका जानिए कि उसमें क्या फोकस था। इट्स टू मच, अनलेस कि आप एसएयू जैसे स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 14 सार्क समिट जो है उसमें ये जो इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, आप जान लीजिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो यूएन में है, वो यूएन चार्टर में भी है, उसका जो प्रिंसिपल है क्या है, ये आपको जानना चाहिए। ये प्रिंसिपल है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके साथ में कि ये जो टर्म है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है कि यदि एक नेशन पे अटैक हुआ तो सब उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, और सब यदि खड़ा है तो कोई एक पीछे नहीं रहेगा। सो द टर्म वॉज मेड फेमस बाय अलेक्जेंडर ड्यूमा, जो एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट थे। उन्होंने 1844 में जो नॉवेल लिखा था थ्री मस्किटियर्स, मैंने इसको पढ़ा है, ये बहुत ही फेमस है अलेक्जेंडर ड्यूमा का। टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा थोड़ा सा भी, इंटरनेट पे तो शायद फ्री मिल जाए आपको। तो उसमें इन्होंने वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का नारा दिया था। ये मॉर्गन्थो जो रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया आईआर में। और जो नाटो है, वॉर्सो पैक्ट है, और ये सब अदर जो सिक्योरिटी अलायंसेज है, ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2012 के पेपर 3 में। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल पर्सपेक्टिव। तो इसमें से लिबरल कौन है? थॉमस हॉब रियलिस्ट हैं, वुड्रो विल्सन लिबरल हैं, मॉर्गन्थौ रियलिस्ट हैं, हेनरी किसिंगर रियलिस्ट हैं। वुड्रो विल्सन ने दिया था 14 पॉइंट प्रिंसिपल, याद होना चाहिए आपको। ये लीग ऑफ नेशन जो कि फेल कर गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, जिसके ऊपर यूएन बना,
सो लीग ऑफ नेशन के एक तरह से ये सूत्रधार थे, ओरिजिनेटर थे, लेकिन इतना आयरनिकल है कि यूएस इटसेल्फ कुड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशन, नहीं ज्वाइन किया यूएस ने, और वो फेल कर गया। इनका जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल था वो इमैनुअल कांत के थ्योरी ऑफ परपेचुअल पीस पे बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आइए, ये भी आसान है, ये इजी में रख लीजिए आप, क्योंकि हटिंगटन जो है वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, इसके बगैर तो कोई भी, मैंने नहीं देखा है कि कोई एग्जाम पूरा आजकल होता है। हटिंगटन का क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री, डैनियल बेल का एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये सब मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड। सो ए का 3, तो ए के 3 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। जोसेफ नोए जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दिया है, नियो लिबरलिज्म के जनक है आईआर में, और इन्होंने सॉफ्ट पावर नाम की बुक भी लिखी है। तो बी का 4, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देख लीजिए, सुसान स्ट्रेंज एंड रिट्रीट ऑफ स्टेट किया, इमैनुअल वॉलस्टीन वन ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया है। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, इसी से ब्रेटन वुड 1944 में, ब्रेटन वुड एक शहर है हैम्पशायर यूएस में, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 से में लगभग चल ही रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो दुनिया होगी उसमें यूएस एक लीड ले रहा था, और उसमें कैसे इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, कैसे फाइनेंशियल व्यवस्था रहेगी, एक्सचेंज होगा, ट्रेड होगा, उसके लिए 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। उन दोनों को ब्रेटन वुड संस्था कहते हैं। इसके अलावा यूएस ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि 1 ऑunce गोल्ड जो है वो $35 के बराबर होगा, मतलब यानी कोई $35 हमको दे, हम 1 ऑunce गोल्ड दे देंगे। उस बेसिस पे जो है गोल्ड डॉलर जो ये पेगिंग हो गई, तो इंटरनेशनल ट्रेड को इससे बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि यूएस की एक सॉवरेन गारंटी थी कि गोल्ड में मत ट्रेड करो, तुम डॉलर में और इसमें कर लो, और डॉलर को हर करेंसी से जोड़ दिया गया था, जैसे कि $1 1 रुपया लगभग था। तो इस तरह से गोल्ड की जो जैसे पहले क्या होता था कि यदि आपने कहीं से बाहर से कोई कंट्री से खरीदा तो आपको उतना गोल्ड देना पड़ता, तो उसकी अब जरूरत खत्म हो गई। इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। ये ब्रेटन वुड सिस्टम था फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग के लिए, जो डॉलर पे बेस्ड था या पेग्ड था। और ये सिस्टम जो है 1973 में टूट गया, जबकि ऑयल क्राइसिस आई, और यूएस ने कहा भाई अब हमसे जो है गोल्ड कन्वर्ट करना डॉलर के लिए पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके बाद जो है फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम आया। तो ये इसके बहुत सारे चीज मैंने आपको बताया, उसमें एक है कि इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ, आल्सो वर्ल्ड बैंक। आसान क्वेश्चन। यहां पूछा जा रहा है कि मैड का मतलब जो है वो क्या है न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब कि तुम भी मर जाओ हम भी मर जाए। इट्स लाइक दैट, मान लीजिए कि 2 न्यूक्लियर यदि कोई स्टेट है या 2 न्यूक्लियर अपोनेंट हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम बरसाएंगे तो कौन बचेगा। एंड दिस इज द रीजन कि कई लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर जब से वॉरहेड बना है उस तब से एकदम आउटराइट हॉट वॉर जो है इम्पॉसिबल हो गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, क्योंकि दोनों को ही मरने का खतरा है, छोटा हो चाहे स्टेट चाहे बड़ा हो। तो एक तरह का ये डिटरेंस है, वॉर को ये रोकता है। अकॉर्डिंग टू मेनी रियलिस्ट, हाउ इज इंटरनेशनल पीस बेस्ट सिक्योर। रियलिस्ट बोलेगा बैलेंस ऑफ पावर, और क्या। रियलिस्ट थोड़े बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होगा, फ्री ट्रेड होगा, या इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगा, इंस्टीट्यूशन के थ्रू तुम यूएन WTO टाइप का बनाओ, उससे जो है वो पीस रहेगा। नो, ये तो कहेगा कि बैलेंस ऑफ पावर, पावर बैलेंसेस पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट विल मेंटेन पीस। रियलिस्ट का यही व्यू है। Who said that the following, war is foreign policy by other means। अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने जो है मरून से दिखाया, मतलब ये कोई अरबिट क्वेश्चन नहीं है, आपको जानना चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट है जानना। अब ये जो है कार्ल वॉन क्लॉसविज ने ये कहा था, और क्लॉसविज जो है वो कौन थे, वो प्रूसियन जनरल थे। प्रूसियन मतलब जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं, वो एक समय में प्रूसियन स्टेट था, वन ऑफ द मेनी स्टेट जिसको कि यूनिफाई करके सबसे बड़ा जो स्टेट था जर्मनी एरिया में, जर्मन स्पीकिंग पीपुल के बीच में प्रूसिया था। उसी के जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क भी जो है प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने 1861 से 71 के बीच में उसको मिलाया था, 1871 कह लीजिए।
जर्मनी को यूनिफाइड एक नेशन स्टेट बनाया था। उसके बाद जर्मनी बहुत ही पावरफुल हो गया। तो क्लॉसविच जो है उसके एक जनरल थे और मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, और हु स्ट्रेस द साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉर। वॉर का जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और उन्होंने ये कहा था कि वॉर इज ए फॉरेन पॉलिसी बाय अदर मींस, एक तरह का फॉरेन पॉलिसी ही है क्लॉसविच। डिफिकल्ट टू नो, बट इफ यू नो आगे कहीं हेल्प हो जाए। नॉन अलाइनमेंट एज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मीन्ड, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं नेहरू जी का नॉन अलाइनमेंट, दोनों ही खेमे में से नहीं जाना, अपना इंटरेस्ट देखना, केस टू केस बेसिस पे हमको जिस जिस भी सुपर पावर को सपोर्ट करना होगा। सो इट वाज इंडिपेंडेंस एंड जजिंग ईच इशू ऑन द रिलेवेंस टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। यही था कि मतलब हम किसी खेमे में नहीं रहेंगे, मतलब किसी मतलब कि कोल्ड वॉर में दो खेमा था, जो यूएस लेड एंड यूएसएसआर लेड, हम हर इशू पे केस बाय केस देखेंगे। वैसे कई क्रिटिक कहते हैं कि इंडिया बाद में ऑलमोस्ट यूएसएसआर के खेमे में जैसा नजर आने लगा था जब उसके साथ में उसने लॉन्ग टर्म जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली बांग्लादेश वॉर के पहले। ये भी जो है रीजन नजरसन आसान है क्योंकि ग्रीन से दिखाया गया है, इंडिया इज फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एट द ग्लोबल लेवल, ये सही है, एंड ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एट द रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पे चूंकि इनको थ्रेट है, तो हम यहाँ पे डिटरेंस के लिए जो है न्यूक्लियर हुए हैं, ना कि हम फर्स्ट यूज करने के लिए। ट्रू है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, और यह खुद कह ही रहा है कि ये डुअल है, एक डिसआर्म चाहते हैं एंड मिनिमम डिटरेंस भी चाहते हैं, तो ये ठीक है, ये है। अब ये चूंकि रेड से है, ये अर्बिट क्वेश्चन है। अब ये है कि अब ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को क्रोनोलॉजिकली सजाइए। अब मैं तो इस तरह क्वेश्चन को देखे एघास्ट हो जाता हूं, मैंने बस सिंपली दे दिया है, आप इसको मैच कर सकते हैं। वैसे ये आसान इसलिए है कि स्वर्ण सिंह से पहले तो कोई आप सोच नहीं सकते, इन सब बहुत रिसेंट है, तो 4 से जो है 2 ही है, इसलिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। 50-50 गेम तो आप ऐसे ही खेल सकते हैं इसमें। इंदिरा डॉक्ट्राइन मैंने अभी आपको जस्ट समझाया, तो आपको एकदम याद होगा कि वो एक हेजोमनिक टाइप की पॉलिसी थी साउथ एशिया में। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो इट इक्वेट्स इंडिया सिक्योरिटी विद दैट ऑफ द रीजन एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडिया। तो ये भी है, और ये भी है, इंडिया सिक्योरिटी इज को टर्मिनस विद द रीजन एंड एनी इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर इज टेकन एज थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। ठीक है, ये दोनों ही इसमें सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। ओके, द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज मेनली, अब यूनाइटेड नेशन चार्टर में ये कह रहा है कि क्या क्या है, लार्जली कंसर्न विद इंडिविजुअल ह्यूमन राइट, यस। होली कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट, नहीं, और भी बहुत कुछ है। डिवोटेड टू ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीस, जस्टिस, फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, ये सही है, सबसे सही है, तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। आपको वैसे मैं हमेशा सलाह देता हूं कि यूएन चार्टर को एक बार पढ़ लीजिए, आधा घंटा लगेगा, जिससे आपको ये भी पूछा जाता है कि उसके चैप्टर 6 में क्या है, चैप्टर 7 में क्या है। चैप्टर 6 चैप्टर 7 जरूर ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 6 में जो है वो पीसफुल मीन से पीस को लाना बातचीत के द्वारा, और चैप्टर 7 में है कोअर्सिव मीन से, यदि बातचीत से बात ना बने तो बाय फोर्स पीस को लाना। और उन दोनों के बीच में जो पीस कीपिंग मिशन है उसको चैप्टर 6.5 कहा जाता है। तो इस टाइप से जो किस चैप्टर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए रीजनल कोऑपरेशन चैप्टर 9 में परहैप्स है, और शायद वर्ल्ड का ट्रेड एंड इकोनॉमी चैप्टर 10 में है, मतलब ऐसे मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, सबको देख लीजिए। इसी तरह से आपको मैं एक और सलाह देता हूँ कि जो यूडीएचआर है उसके 30 आर्टिकल्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, उसको भी पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल सोसाइटी जो ट्रेडिशन है उसको इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं, जिसके कि हैडली बुल हैं, मार्टिन वाइट हैं, ये सब जो है इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड में चूंकि पैदा हुई है, जो एक तरह का इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को सोसाइटी जैसा मानते हैं, जैसे सोशल सिस्टम होता है जहां अप्रोप्रिएट नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर होता है, वैसा ही लोग बिहेव करते हैं। तो इंग्लिश स्कूल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आसान। अब यहाँ एपेक के बारे में पूछा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ए पार्ट इज ए पार्ट ऑफ ए मोर जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स इंडियन ब्लॉक, सही है। अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, सही है। मेंबर स्टेट विच इंक्लूड ऑथोरिटेरियन रिज्म एज वेल एज डेमोक्रेसी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज में ऑथोरिटेरियन है और डेमोक्रेटिक भी हैं यूएसए जैसे। तो ऑल
जब भी आपको आए तो मैंने आपको बताया है कि वो अधिकतर ट्रू होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एपेक का जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है, कई बार पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है क्या इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडो श्रीलंका एकॉर्ड 1987 में हुई थी। उस समय में मिस्टर जयवर्धना वहां के प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, जो बहुत चतुर चालाक माने जाते थे। उनको कई लोग फॉक्स कहते थे। राजीव गांधी भोले भाले थे, इन्होंने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां भेजना मान लिया, और वो उनके मृत्यु का कारण भी बना। तो उसका जो मेन पर्पस था, वो राजीव गांधी चाहते थे कि श्रीलंका में जो तमिल जो वॉर चल रहा है, सिविल वॉर तमिंग सिल्ली, वो रुक जाए। सो इट वाज टू एंड द एथनिक स्ट्राइक बिटवीन सिंगलीज एंड तमिल। लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, केवल यही हुआ कि इंडिया का हाथ काला हुआ। इंडियन सेना जो है वहां पे बैटर्ड हुई, और उसका एक परिणति हुई कि राजीव गांधी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। The US approach to the Cold War was originally set out in, ये इतना आसान क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है। बेसिकली ये कहता है कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और यूएस की जो यूएस और यूएसएसआर का जो एक द्वंद्व शुरू हुआ कोल्ड वॉर में, उसमें यूएस की पॉलिसी किस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड थी, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट कह लीजिए, कंटेनमेंट नहीं, कंटेनमेंट मतलब रोकना। कंटेनमेंट मतलब किसी भी बहाव को रोकना। तो उस समय में कम्युनिस्ट बाहर चल रही थी, पूरे बयार चल रही थी पूरे वर्ल्ड में। खास करके अफ्रीका और जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, वो यूएसएसआर और कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा देख रहे थे। इवन यूरोप में कम्युनिज्म की बहुत ज्यादा जोर थी। तो पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, कम्युनिज्म ना फैल जाए, इसके लिए यूएस ने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट शुरू किया, जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं। उस समय में हैरी ट्रूमैन जो है वो प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2012 के, और उसके पहले देखेंगे पेपर 2 और फिर पेपर 3। 41 number question. In the post-Soviet era, Russia's outlook at global level is marked by. अब देखिए क्या है, पोस्ट सोवियत एरा मतलब है कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। तो अब रसिया जो है बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखता है, कोई इसका आइडियोलॉजिकल नहीं है कम्युनिस्ट। सो रिजिड नहीं है, इनहांस रोल ऑफ सोवियत, कोई लेगेसी नहीं, प्रैग्मेटिक है। और डी आइडियोलॉज आइडियोलॉज आइडियोल आइडियोलॉजाइज्ड आइडियोलोगाइज्ड सॉरी, जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, डी आइडियोलॉजाइज्ड वर्ल्ड व्यू जो है इसकी है। मतलब कि अब इसको आइडियोलॉजिकल नाता कम हो गया है रसिया को। रसिया वैसे आपको पता है कम्युनिस्ट को एक तरह से नकार चुका है, वो कैपिटलिस्ट, एक अजीब टाइप का कैपिटलिज्म को अपनाया है। और पुतिन ने जो है वो सेमी डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन रेजिम वहां कई वर्षों से चला रहे हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म अंडर डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से बहुत उटपटांग है, क्योंकि होना ये चाहिए था कि यहाँ अंडर गुंडर फ्रैंक का नाम आना चाहिए था, उन्होंने भी दिया है। कई एक जगह मैंने देखा था एक और ऑथर है जिन्होंने अंडर डेवलपमेंट, यहाँ पे तो उनका नाम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम है इमैनुअल वॉलस्टीन का, जो कि ऑफिशियली सही आंसर बताया गया है। वॉलस्टीन ने दिया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उसमें उन्होंने ऑफ कोर्स अंडर डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन वॉलस्टीन का ज्यादा नाता जो है वो कॉन्सेप्ट कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी से जुड़ा हुआ है। तो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के दिया है, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अंडर गुंडर फ्रैंक ने एक फ्रेज दिया था जो बहुत जगह पूछा जाता है, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इसके अलावा जो आपको याद होना चाहिए वो है कि डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि बेसिकली लैटिन अमेरिका के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के बंच ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1960s के लास्ट में, 70s में। डिपेंडेंसी थ्योरी एक तरह का रिएक्शनरी थ्योरी थी, जो मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंटल थ्योरी जो यूएस ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू किया था, जो पार्ट था उनका कंटेनमेंट थ्योरी का, जिसमें कि वो लोग कोशिश करते थे कि डेवलपिंग वर्ल्ड को एक उस मॉडल पे डेवलप किया जाए, पॉलिटिकली मॉडर्नाइज किया जाए, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड किया है। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। तो उसके अगेंस्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी उभर करके आई, जिसमें कि पॉल रॉल प्रेबिस जो है वो उसके फाउंडर माने जाते हैं, एंडर गुंडर फ्रैंक
जिन्होंने ये नारा दिया, आपको मैंने बताया। कोर्डोसो ब्राजील के प्रेसिडेंट भी रहे थे, और वॉलस्टीन जिन्होंने की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, एक मार्क्सिस्ट टाइप का अप्रोच, पूरा ही एक नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच है डिपेंडेंसी। द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, फिर से वही आ गया, द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द यूएस एम्ड एट, सेम क्वेश्चन, ये एम क्या था कि चेकिंग ग्लोबली द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन, उससे भी ज्यादा कम्युनिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था, और ग्लोबली से भी ज्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो कम्युनिज्म का जो इन्फ्लुएंस था, उसको रोकना। द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 adopted the program for, आपको एकदम अच्छी तरह पता होना चाहिए कि रियो समिट में क्या हुआ। वहां पे UNFCCC बना था, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल करने का फैसला किया गया। जो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, उसको हम लोग पॉपुलरली क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्योटो जापान में हुई थी। उसमें एक प्रोटोकॉल साइन हुआ 1997 में, जिसमें पहली और अंतिम बार जो है डेवलप्ड जो नेशन थे, उनको लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट दिया गया था CHG गैसेस का, कि आपको करीब 6% के आसपास आपको जो है रिड्यूस करना ही करना है, लीगली आप बाउंड है। लेकिन चूंकि उसमें डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया और चाइना को छोड़ दिया गया था, डेवलप्ड वर्ल्ड इससे बहुत खफा थे कि हम लोगों को आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है कि तुम रिड्यूस करो, और डेवलपिंग नेशन खास के इंडिया चाइना को फ्री राइट दे दिया गया है कि जितना चाहे कार्बन एमिट करे। तो इसलिए वो टूट गया एक तरह से। और 2015 में जो पेरिस अकॉर्ड हुआ, उसमें लीगली बाउंडेशन जो है वो खत्म होकर के वॉलंटरी हो गया, जिसको कि NDC कहते हैं, नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन। अब हर कंट्री जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग खुद अपना जो है टारगेट बताता है कि वो कार्बन एमिशन रोकने के लिए, CHG रोकने के लिए क्या कर रहा है, और ग्रीन एनर्जी के लिए उसके क्या प्रस्ताव है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंडिंग ग्लोबल पॉवर्टी, नो ब्रॉडनिंग, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन। बहुत मतलब हल्का सा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है, इसको इजी कैटेगरी में रख लीजिए आप। मॉर्टन कपलान का नाम आते ही आपको वर्ल्ड सिस्टम में थ्योरी याद आना चाहिए, मतलब सॉरी, मतलब IR में सिस्टम थ्योरी याद आना चाहिए। सिस्टम थ्योरी के जो सबसे बड़े जो जनक या प्रणेता हैं IR में, वो मॉर्टन कपलान है। तो इनको सिस्टम थ्योरी कर दीजिए। आंदर गुंदर फ्रैंक अभी हम लोगों ने देखा डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए हैं। मार्गनथाउ जो है रियलिज्म से, और गर्वाचोव प्रस्तक। अब आप मिला लीजिएगा, ये तो इतना आसान है। और ये वैसे भी बहुत आसान होगा क्योंकि AK3, तो यहाँ पे देखिए कितना आसान है, आपको केवल एक जानना है, आपको आगे जानना भी नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, वही रेसिप्रोसिटी, क्विड प्रो क्यू, जैसे को तैसा। सो विद इन WTO फ्रेमवर्क क्या है कि यदि तुम लोअर करो टैरिफ, तो हम तुम्हारा टैरिफ लोअर करेंगे, यही है। सो लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर बाय ए स्टेट टू बी मैच्ड बाय इन रिटर्न, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। रेसिप्रोसिटी का यही मतलब होता है, इसलिए कॉमन सेंस क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, वोकेबलरी क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स? अब मैंने आपको बताया कि IR में इवेंट्स, ट्रीटीज, बुक्स, पैक्ट और वॉर, इवन थ्योरिस्ट, इन सब का क्रोनोलॉजी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो इवेंट हुए हैं, US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ये आपको पता है कि जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। तो ईरान इराक वॉर बहुत बाद में हुआ है। US वॉर ऑन टेररिज्म तो बहुत बाद में, तो 1 से पहले तो कोई नहीं हुआ होगा। तो 1 से शुरू होता हुआ एक ही है। अब आगे देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए। मतलब ये तो सुपर इजी क्वेश्चन। द डिक्टम इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट सिविल कैपिटलिज्म, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये आपको पता है, कितनी बार आपने भी पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। इस नाम की बुक जो है लेनिन ने लिखी थी। इजी क्वेश्चन। हांस ब्लिक्स जो है, आप लोगों में से कई लोग शायद जानते हैं, शायद नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हुए थे जब इराक पे वॉर अमेरिका करना चाह रहा था। तो उसके पहले जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से हांस ब्लिक्स गए थे खोजने के लिए वहां, कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छिपा हुआ है, कुछ मिला उला था नहीं। सो ही वाज इंस्पेक्टिंग प्लेसेज इन इराक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वो कुछ मिला नहीं, एक मजाक बन के रह गया, फिर भी US ने उस पर अटैक किया। नागार्नो काराबाख जो है वो अभी भी डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। सो हम लोग अब पहुंच गए हैं दिसंबर 2012 के पेपर 3 में।
फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर 3 की बहुत आसान है। व्हाट इज नियो रियलिज्म? ये एकदम एक बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, जो केनिथ वोल्ज के बुक जो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उससे निकली, 1979 के बुक। एंड उसमें बेसिकली जो फोकस था वो ह्यूमन नेचर से हट करके जो स्ट्रक्चर है ग्लोबल ऑर्डर का, जो एनार्किक है और जिसमें वास्ट डिफरेंसेस है रिलेटिव पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स, उसके चलते जो सिचुएशन उभरती है वो रियलिज्म को जन्म देती है। नियो रियलिज्म बेसिकली ये कहता है। सो इसमें देखा जाए तो ये तो नहीं है अटेम्प्ट टू रीस्टेट द बेसिक आइडियाज इन ए मोर साइंटिफिक फॉर्म, ये इसका सही आंसर है, बट ये बहुत जनरल है। एन अटेम्प्ट टू रीस्टेट द बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म जो मॉर्गनथौ का था, उसको एक मोर साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं है। एक क्लेम दैट इंटरनेशनल सोसाइटी इज बेसिकली ऑर्डरली पीसफुल, नो। एक क्लेम दैट इंडिविजुअल ह्यूमन नेचर इज सेंट्रल, ये तो उन्होंने नकार दिया, ये तो क्लासिकल रियलिज्म का है। तो आसान क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें जो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन कहना, आई शुड नॉट से, इसको आप जो है टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बुक है वो बहुत नोन नहीं है। मैंने यहाँ पे एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि ये बुक किसने लिखा है और कब लिखा है, वैसे तो यहाँ पे मैच करने के लिए है। हेडली बुल का यदि आप देखिए तो उन्होंने, हेडली बुल जो है वो इंग्लिश स्कूल के हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल कहलाती है, जहाँ पे कि एक तरह का जो स्टेट की जो सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम, उसको एक इंटरनेशनल सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे कि अप्रोप्रिएट सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होते हैं और स्टेट उस तरह से बिहेव करता है। हेडली बुल, मार्टिन वाइट, इन सबको उसमें आप ले सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है द एनार्किकल सोसाइटी 1977 में। नॉर्म चॉम्स्की ने लिखा है फेल्ड स्टेट, और यहाँ इंटरेस्टिंगली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर किया है। ये एक बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं वो यूएस की जो पॉलिटी है और जो उसका आउटलुक है इंटरनेशनल लेवल पे। एंड रॉबर्ट कपलान ने जो है वो ये बुक लिखा, आप देख सकते हैं, मॉनसून द इंडियन ओशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर, तो ये इन्होंने लिखा है। और केनेथ बोल्डिंग जो है, इनकी भी बुक्स काफी पूछी जाती है और ये एक्सपर्ट है। इनफैक्ट इनकी जो ये बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस, ये एक लैंडमार्क बुक है केनेथ बोल्डिंग की, जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। अब अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्योरिस्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसा मैंने आपको बताया कि इवन थ्योरिस्ट जो हैं आईआर के, उनको भी क्रोनोलॉजी में अरेंज करने आता है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इमानुअल कांत से पहले तो कोई इसमें आ नहीं सकता, उससे पहले वो 18th सेंचुरी के हैं। तो 2 से शुरू होता हुआ एक ही इसमें है, और चूंकि 2 से शुरू होता हुआ एक ही है, इसीलिए मेरे अनुसार से ये सुपर इजी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, इसको इजी रखना चाहिए, मैंने मीडियम रखा है। आगे या पीछे आप और कर सकते हैं। तो इससे क्या टिप्स मिलती है कि हमें केवल यदि ये भी पता हो कि सबसे इसमें ओल्ड कौन है, तब भी हम जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं यदि इस टाइप का ऑप्शन हो। आरएमए जो है ये मैंने ऑर्बिट के श्रेणी में रखा है। आरएमए जो है इट इज रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर, तो इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे इस पे काफी आप लिटरेचर अवेलेबल आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डज raison d'état मीन? raison d'état, ऑफ कोर्स ये फ्रेंच जो है वो इडियम है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन एक बहुत अजीब टाइप से होती है जो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। raison d'état ऐसे आप कह सकते हैं, raison d'état। तो raison d'état जो है उसका मीनिंग होता है बेसिकली रीजन फॉर द स्टेट या रीजन ऑफ स्टेट। एक स्टेट है ही क्यों? तो रीजन ऑफ स्टेट ये है कि जस्टिफिकेशन फॉर ए नेशंस फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेशंस ओन इंटरेस्ट आर प्राइमरी। मतलब हर स्टेट का ये कर्तव्य है कि उस राष्ट्र का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ही ध्यान में रखते अपनी पॉलिसी बनाए। इसलिए raison d'état को आप नेशनल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, जो इजी है, मैंने मार्क नहीं किया है बट इजी है बिकॉज ऑल ऑफ द अबव इसका सही ऑप्शन है। और ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्यों मुश्किल है। इसमें देखिए बहुत कारणों से मुश्किल, इसमें कुछ 3 कारण यहाँ दिए गए हैं। इनलार्जिंग द परमानेंट मेंबरशिप कुड इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। परमानेंट मेंबर जो है अब बनना मुश्किल है क्योंकि उनको वीटो पावर होती है। जिनके पास वीटो पावर है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं नए मेंबर को, वो टेम्पोररी रखना चाहते हैं। नन ऑफ द एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर आर कीन टू गिव अप देयर सीट्स। सही है,
It is difficult to make an uncontroversial case for any of the potential new परमानेंट मेंबर। मतलब ये कहता है कि यदि मान लीजिए इंडिया अपनी केस को बढ़ाता है कि उसे परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो फिर साउथ अफ्रीका कहेगा मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए, फिर ब्राजील बोलेगा मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए, और ऐसे कई जो है दावेदार उठ करके सामने आ जाते हैं। इसके चलते जो है मुश्किल होती है परमानेंट मेंबर को बढ़ाने में, और जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको कहूंगा कि ऑल ऑफ द अबव यदि ऑप्शन हो तो उसको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से अब तक आप वाकिफ हो गए होंगे। ये वॉशिंगटन कंसेंसस के बेसिस पे 1990s में डेवलपिंग नेशन में, एशिया और लैटिन अमेरिका में चलाया गया, इंडिया में भी 1991 में हुआ। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था? बेसिकली ये एक नियो लिबरल जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट जो है डोमेस्टिक को ओपन कर दिए जाएंगे, स्टेट पीछे हट जाएगा, मार्केट को आगे आया जाएगा, फ्री ट्रेड होगा। इस बेसिस पे एक्सचेंज रेट जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, जो टैरिफ एंड अदर्स जो है बहुत लो होंगे फॉरेन ट्रेड पे। इस तरह की जो है वहाँ पे कंट्री में जो है डोमेस्टिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी एक कंसेंसस बनी थी तीन एजेंसीज के बीच में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट, और ये इसको 10 पॉइंट वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया, जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चरल प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज शुड अडॉप्ट प्राइवेटाइजेशन एंड अदर लिबरलाइजिंग मेजर्स, ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पुअर नहीं, इसमें तो उल्टा था कि पुअर को कम दें। गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्री शुड नॉक डाउन ऑल अगली और डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। अब देखिए ये, इसको ही मैं बोलता हूं कि पहचानिए, इसको बोलते हैं क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज शुड नॉक डाउन ऑल अगली और डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। यहां आके सेटर थक जाता है और वो कुछ भी आप कह लीजिए एक बकवास टाइप के सेंटेंस को लिख देता है। तो इसको आप जनरली मतलब ऐसे हो तो आपको आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं और उसको मतलब खत्म कर सकते हैं। मिनिस्टर्स इन अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज शुड गो ऑन डाइट्स एंड कीप फिट। बताइए क्या, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसने आपको कितना आसान बना दिया। केवल इन दोनों में जो है आपको चुनना है, और आप जानते हैं ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था, उसमें कितने स्टेट ने या नेशन ने पार्टिसिपेट किया था? ये सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन है। लाल से है 29 एफ्रो एशियन नेशन ने किया था। बांडुंग इंडोनेशिया में है, और उस समय में नाम इसके बाद जो है उभर करके सामने आया था। नेहरू जी उस समय में लीडर बन रहे थे एफ्रो एशियन नेशन के। Who said, thus far the chief purpose of our military establishment has been to win wars. From now on its chief purpose must be to avoid them, मतलब वॉर को अवॉइड करना है। अब ये इतना आर्बिट है कि इसका आंसर मैं दे देता हूं, आगे आप खोज लीजिए, इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। अगेन फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये है जो ट्रीटी हुई है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व रहा है। अब इन सब को यदि आप देखेंगे चारों ट्रीटी को, तो लगभग टाइमलाइन हमको पता होना चाहिए। यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी तो 2008 व्हाट्सएप की बात है, या 2007-8। फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 है, तास्कन 1965 है, शिमला 1972 है। तो सबसे यदि आप पहले इसमें देखेंगे तो तास्कन से पहले तो कुछ हुई नहीं है, और एक ही है जो कि तास्कन से शुरू होता है। तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया, इसलिए ये इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट को एक्सप्लेन कीजिए। डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है। स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव मतलब कि वॉर हेड रिडक्शन ट्रीटी, एक तरह से आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का पार्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया हैज साइन एनपीटी, नहीं, साइन नहीं किया। चाइना हैज नॉट साइन एनपीटी, चाइना ने किया है साइन एनपीटी, तो ये भी गलत है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइन द एनपीटी, सही है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, तीन ही कंट्री ने साइन नहीं किया है। एनपीटी हैज बीन साइन बाय ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, यस, इन्होंने साइन किया है। तो अब आपको पूछ रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो 3 और 4। Which of the following statement are correct?
इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ IORAC, सही है, रिम एसोसिएशन का इंडिया मेंबर है। हेल्प्स बेटर रिलेशन विथ पाकिस्तान, चलिए इस पे भी देखते हैं। इट डिफाइंस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यस। इंडियन ओशन हैज नो सी पेरेसी, अरे ऐसा थोड़ी है। तो ये दो तो सही है, 1 और 3, और चूंकि दो ही सही है इसमें तो हमको इसको अब देखने की जरूरत ही नहीं, इनको दो मिल चुका है, 1 एंड 3। द एक्सिस ऑफ इविल, ये फ्रेज डेलिबरेटरी यूज बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन जनवरी 2002 टू कैरेक्टराइज, ये टेररिज्म के केस में था क्योंकि उन्होंने वॉर ऑन टेरर छेड़ रखा था। तो ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड इराक को वो एक्सिस ऑफ इविल कहते थे, ठीक है। मार्टिन वाइट, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पीजी एंट्रेंस में पूछा गया है, जेएनयू में पूछा गया है, और वो सब निकला है यहाँ से। मार्टिन वाइट जो इंग्लिश स्कूल के थे, वो इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल जो है, उन्होंने 3 फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन IR में उसको सिंथेसाइज किया। उन्होंने सिंथेसाइज किया बेसिकली ह्यूगो ग्राटियस का रैशनलिज्म को, हॉब्स के रियलिज्म को, और इमैनुअल कांत के रिवॉल्यूशनिज्म को। यही यहाँ पूछ रहा है कि कौन से 3 ट्रेडिशन को उन्होंने सिंथेसाइज किया, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, टफ। अब हम लोग आते हैं जून 2013 के पेपर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टफ है। नॉन स्टेट डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड, अब यहाँ कंफ्यूज होने के चलते, अदरवाइज तो पोस्ट वेस्टफेलियन भी कह सकते हैं, न्यू वॉर भी कह सकते हैं, कई जगह उनको उसको न्यू वॉर कहा गया। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर है पोस्ट वेस्टफेलियन, आप इसको और रिसर्च कर लीजिएगा। तेहरान डिक्लेरेशन 1 दिसंबर 1943, ये क्या था? ड्रू ए प्लान फॉर। तो तेहरान डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ लिखा है, एक तरह का ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसके बीच में मीटिंग थी, जो 3 उस समय के टॉप पावर उभर रहे थे, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो उनके बीच में ये था कि कैसे पीस लाया जाए और कैसे जो है एंग्लो सोवियत इन्वेजन जो ईरान का हुआ है, तो इस सब बारे में डिस्कशन हुई थी। और ये सीरीज ऑफ डिस्कशन थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दुनिया कैसा होगा। और जो कॉन्फ्रेंस आपको याद रखने चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के, वो हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 की तरह, जहां पे कि एक सुपर कॉन्फ्रेंस है जिसको हम कहते हैं वारसाइज ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ पेरिस, उससे पूरा मामला हल किया गया था, वैसा वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का इतना दुखद एक्सपीरियंस था कि वारसाई की ट्रीटी ने ही वर्ल्ड वॉर 2 का सीड रख दिया था। तो इसीलिए इस बार सीरीज ऑफ अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुई, याल्टा, पोट्सडैम एंड तेहरान उसी के सीरीज में था। डिफिकल्ट। हु कॉइन्ड द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, डेविड मिट्रेनी ने कहा था। ये नियो लिबरलिज्म के वन ऑफ द प्रोपोनेंट हैं। और फंक्शनल इंटीग्रेशन इस तरह से कहलाता है कि यदि दो कंट्री जो है वो इतना ज्यादा फंक्शनली इंटीग्रेट हो जाए, जैसे इंडिया चाइना मान लीजिए, कि वो यहाँ पे कुछ होता है, बनता है, उसका फिनिश चाइना में होता है, फिर उसका मार्केटिंग कहीं और होती है। मान लीजिए यहाँ फिल्म प्रोडक्शन होता है, उसका बहुत सारा इक्विपमेंट वहां से आता है, लाइक दैट। मतलब यदि हम फंक्शनली इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएं कि वो फंक्शनल इंटीग्रेशन हो जाए, तो वैसे कंट्री आपस में वॉर नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत नुकसान होगा। तो इससे जो है पीस बना रहेगा, कोऑपरेशन बना रहेगा। ये वन ऑफ द थ्योरी है डेविड मेट्रोनी। सेपा जो है, ये बहुत बार पूछा जाता है, सेपा सेसा। सेपा है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक तरह का आप कह लीजिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक पार्टनर आप बन जाते हैं यदि आप सेपा साइन करते हैं। इंडिया ने अभी तक सेपा जो है जापान और साउथ कोरिया के साथ साइन किया है, पर 2009 में साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ 2010 में, जो यहाँ पूछा गया है। इसके अलावा हमने सेसा साइन किया है जो उसी तरह की है, उतना कंप्रिहेंसिव नहीं है, सिंगापुर के साथ। और बेका साइन किया है यूएसए के साथ। तो ये सब जो है, ये एग्रीमेंट सब हम लोगों को जानना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। बेका कई बार पूछा जाता है, ये 2020 में साइन किया है, लेटेस्ट है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, यहां भी क्रोनोलॉजी है। मॉर्टन कापलान के मॉडल ऑफ सिस्टम, क्रोनोलॉजी नहीं कह सकते हैं इसको, आप करेक्ट सीक्वेंस कह सकते हैं। उनका जो सिस्टम अप्रोच है, उसमें उन्होंने वर्ल्ड की जो सिस्टम है पावर बैलेंस की, उसका एक
क्रोनोलॉजिकल कह लीजिए, सिक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन दिया है, और वो यहाँ पे वैसे ही सही अरेंज्ड है। पहले बैलेंस ऑफ पावर है, फिर लूज बाइपोलरिटी होती है, मतलब कि दो धड़ा बन जाता है जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर की ग्रुप, फिर टाइट बाइपोलरिटी होती है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुई, और फिर यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम बनने के आसार होते हैं। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ये अंदर की क्वेश्चन है इसलिए ये आसान नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन इसलिए इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है। कापलान जो है वो पायनियर हैं सिस्टम अप्रोच इन आईआर में। उन्होंने बुक लिखा था सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस बुक को कभी आप भूलिएगा मत, कई जगह आपको मैचिंग में हेल्प हो जाएगा। हु रोड द बुक, जैसे देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यदि सिस्टम अप्रोच का है तो डेविड ईस्टन को याद कीजिए, आईआर में यदि सिस्टम अप्रोच का जिक्र आए तो मॉर्टन कापलान को याद कीजिए। किसने लिखा स्टेबल पीस, तो वही केनेथ बॉल्डिंग जो कन्फ्लिक्ट एंड पीस पे जो बुक उन्होंने लिखा था, वही उन्होंने स्टेबल पीस भी लिखा है। यहाँ पे याद रखिए कि जोहान गालचुंग का नाम है, इन्होंने निगेटिव पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने बहुत जगह आपको बताया भी है, एक्सप्लेन किया है। गुनार मैरडल जो है वो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो है बुक लिखा था एशियन ड्रामा, जो बहुत फेमस हुई थी। सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन नंबर 1441 ऑफ नवंबर 2002 क्या था? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इसके क्यों मैंने मीडियम कैटेगरी में दिया है कि इसका टाइमलाइन देखिए क्या है। नवंबर 2002 और 2003 में जो है यूएसए इराक पे जो है अटैक करता है, ह्यूमन राइट्स और मेनी मेनी अदर डेमोक्रेसी के नाम पे, वॉर ऑन टेरर के पार्ट में। तो यहाँ पे जो है आप खोजेंगे तो एक ही आपको मिलता है वो इराक से, रिजोल्यूशन इन इराक विच थ्रेटन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इफ सद्दाम हुसैन फेल टू रिवील हिज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू टीम ऑफ यू। यही हांस ब्लिक्स याद कीजिए, अभी जस्ट हम लोगों ने सुना। उस समय यूएसए एक थ्योरी उसने बनाया कि इराक जो है वो डेवलप कर रहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे कि पूरी दुनिया के सिक्योरिटी को खतरा है, और यूनाइटेड नेशन को भी उसने घसीट लिया क्योंकि उसका उस पर हेजेमनी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है रिजोल्यूशन पास कर दिया 1441, और उसने कहा कि वहां पे इंस्पेक्शन होगा, आईए का कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो यूएस ने उसके ऊपर अटैक किया। हु इनिशिएटेड इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्कूल ऑफ थॉट? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा मार्टिन वाइट। यहाँ ये आपको ये भी बता रहे हैं कि मार्टिन वाइट जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल के हैं, जिसको इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने तीन ट्रेडिशन को सिंथेसाइज किया, रियलिज्म ऑफ हॉब्स, रैशनलिज्म ऑफ ह्यूगो ग्रोटिस एंड रिवोल्यूशनिज्म ऑफ इमैनुअल कांत। रीजन एजर्सन यहाँ देखिए, the decision of the Security Council are binding and must only be passed by the majority of 9 out of 15 member, मतलब 2/3, as well as each of the permanent member, कि उनको वीटो होता है। तो ये तो ट्रू है। These 5 permanent member have veto power over all security, और ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है क्योंकि 5 मेंबर का जरूर चाहिए, तो ए है। ए और बी में सावधान रहिएगा। Which of the following are part of Morgenthau's realist principle? उनके 6 प्रिंसिपल हैं, आपको पता है। और इसमें मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन परमानेंट अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, तो वन जरूर सही होना चाहिए। तो वन तीनों में है, तो इससे कुछ बात बनी नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट इज ए बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ये भी है, सही है, तो टू भी होना चाहिए। अब वन और टू जो है केवल इसी में है, वन और टू या ऑल में है। कोएर्सन इज द ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ऐसा कभी नहीं होता है, तो इसीलिए 1 2 और 4 वाला ही सही होगा, क्योंकि ऑल सही नहीं है। आसानी से आप इसको पिक कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट जो पेपर है या साइकिल कह लीजिए, जून 2013 की पेपर 3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, हु बिल्ड्स ऑन केनेथ वॉल्स आर्गुमेंट कंसर्निंग द स्टेबिलिटी ऑफ बाइपोलर सिस्टम एज कंपेयर टू मल्टीपोलर सिस्टम। अब ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्यों मैंने मीडियम दिया है, क्योंकि ये बहुत फेमस जॉन मैर्सियमर ने ऐसा किया था, और ये मैर्सियमर जो हैं ये ऑफेंसिव नियो रियलिज्म के जनक हैं, और भी या कल ये प्रोपोनेंट हैं, और इन्होंने बुक लिखा है ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट, यहाँ गलत स्पेलिंग है, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2003 में। तो इन्होंने बिल्ड किया है स्टेप, मतलब बेसिकली ये थ्योरी क्या है कि बाइपोलर सिस्टम जो है ना, जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो हुई यूएसए और
यूएसएसआर, ये सबसे स्टेबिलिटी पीस के लिए सबसे अच्छा है। रियलिस्ट में तो आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वही पीस लाता है, और यदि वर्ल्ड में एकदम टाइट बाइपोलरिटी हो तो उससे अच्छा पीस क्या हो सकता है। इसलिए गोल्डन पीरियड कहते हैं कोल्ड वॉर को, उसमें सबसे अच्छा पीस रहा। तो वही थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया मैरसियमर ने। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपको पता है हटिंगटन ने लिखा है। अब इन्होंने जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इसमें दिया, मेरे अनुसार से, अब ये मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, मेरे अनुसार से तो होना चाहिए नेशन स्टेट से हट करके जो वॉर है वो सिविलाइजेशन कल्चर पे चला जाएगा, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हट के कल्चर रिलीजन पे चला जाएगा। आप इस पे और रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे अनुसार से ये सही होना चाहिए। बेसिकली वो यही कहते हैं कि अब वॉर जो है नेशन स्टेट के बीच में नहीं हो करके वॉर जो है सिविलाइजेशन कल्चर का वॉर होगा। जैसे कि अब आपने देखा कि 9/11 क्या था, इट वाज नॉट वॉर बिटवीन टू नेशन, इट वाज ए कल्चरल वॉर, जहां पे कि एक इस्लामिक कल्चर जो है वो एक क्रिश्चियन कल्चर जो या वेस्टर्न कल्चर उस पर अटैक करता है, लाइक दैट अलकायदा का जो प्रिंसिपल है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है लिबरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये निकला इमैनुअल कांत के परपेचुअल पीस थ्योरी से, जिसपे कि बाद में वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया, और जो मिस्टर डॉयल, माइकल डॉयल जो है, उन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया मॉडर्न टाइम में। तो ये जो है बेसिकली ये जो है लिबरलिज्म से आता है, और वो किस लिबरलिज्म से, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म से, मतलब नियो लिबरलिज्म कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो ये सब रियलिज्म के हैं। सिक्योरिटी डिलेमा इज एन इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स ऑफ द स्टेट सिस्टम, वन एकदम सही है। तो सिक्योरिटी डिलेमा एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सिक्योरिटी डिलेमा क्या कहता है, आप एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान दोनों सिक्योर होना चाहते हैं एक दूसरे से। इंडिया सोच रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यदि बहुत सारा बना ले तो हम मतलब सिक्योर हो जाएंगे, पाकिस्तान कभी अटैक नहीं करेगा। पता लगा पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, फिर आप उतने ही इनसिक्योर हो गए, और दोनों ही ज्यादा इनसिक्योर हो गए। इसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। यू गो ऑन इंक्रीजिंग योर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पावर एंड यू बिकम मोर इनसिक्योर। आर्म रेस इंक्रीजिंगली increases insecurity of a state, ये भी सही है। आर्म कंट्रोल इज ए सॉल्यूशन। आर्म कंट्रोल बेसिकली इस क्वेश्चन के इसमें, वैसे मैं चूंकि ऑफिशियल आंसर जानता हूं इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूं, आप कंफ्यूज कर सकते हैं। आर्म कंट्रोल पूरी तरह से आपका सिक्योरिटी डिलेमा को नहीं कंट्रोल कर पाता है, लेकिन हाँ एक करता भी है। स्टैंडिंग आर्मी कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी ऑफ ऑल, तो ये भी जो है मेरे अनुसार से बहुत सही नहीं लगता। आप इसमें देखिए तो वन जो है वो, यदि नॉट देखेंगे आप तो ये जो दो है ये, इसको आप नॉट में यदि दो चुनना ही हो तो 3, 4 को आप चुन सकते हैं, क्योंकि 1, 2 जो है डेफिनेटली सही है। रीजन रिजर्वेशन देखिए, ये मीडियम कैटेगरी का है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनहांसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट्स ऑफ वॉर, सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आप देखा कैसे वीडियो गेम टाइप की वॉर हो गई है, आप बटन दबाते वॉर करते हैं, तो उसका जो इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है और थ्रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा विध्वंसक हो गया टेक्नोलॉजी के चलते। War no longer is just a contest of strength, it is more a contest of nerve and risk taking, ये भी सही है। क्योंकि पहले आप था कि कुश्ती लड़ रहे हैं या तलवार से लड़ रहे हैं, घोड़े से लड़ रहे हैं, अब तो आप कोई बेड पे बैठे बैठे भी जो है जिसके पास स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, वो भी आपको डिवास्टेट कर सकता है। तो ठीक है, ये ए इन्होंने आंसर दिया है। ओके, विथ विच अप्रोच वन एसोसिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किस अप्रोच के साथ में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज एन अनइवन हियरार्किकल प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ओनली ए टाइनी माइनॉरिटी। अब आप देखिएगा तो ये एक तरह का मार्क्सिस्ट अप्रोच है, नियो मार्क्सिज्म से बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अनइवन है और कुछ ही लोगों को इसने जो है बेनिफिट दिया है। ठीक है, व्हाट इज क्वाजाई स्टेट, तो आप इसको कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाजाई स्टेट वो है जो कि मतलब पूरी तरह स्टेट नहीं बन पाया, जिसका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जूरिडिकली तो वो स्टेट है, लेकिन इंपेरिकली वो उसका पूरा कंट्रोल अपनी कंट्री पे नहीं है। सो ए स्टेट दैट पोजेस जूरिडिकल स्टेटहुड बट सिवियरली डेफिशिएंट इन इंपेरिकल स्टेटहुड, यही है। बाकी सब दिखेगा तो ये अधूरा स्टेट इसलिए कि उसको जूरिडिकल स्टेटहुड तो है, मतलब वो कोई इलेक्शन जीत के आई है या आज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट है चाहे ऑथोरिटेरियन ही हो, लेकिन
इंपेरिकली जमीन पे उसका जो है पूरा लेजिटिमेसी नहीं है, कब्जा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो ये तो बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सीधा इसका आंसर दे दिया। आप देख लीजिएगा ये सब इंस्टीट्यूट किस कंट्री में है। ये आसान है, लिट्टे जो है वो श्रीलंका में है, आपको पता है। तो ए के 4 से क्या बात बनती है, और इससे आसान क्या हो सकता है कि इसके अलावा आपको कुछ जानना ही नहीं कि लिट्टे श्रीलंका में है। फिर आप जैसे उसको मैच कर लीजिए तो उससे देखिएगा तो हिजबुल्ला जो है वो ईरान में है, बोको हरम जो है वो नाइजीरिया में है, वहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और शिनिंग पाथ सभी इसमें जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरू में है। The panel on United Nations peace operation was set up under the earlier Secretary General Kofi Annan. Name the report. तो इस रिपोर्ट का नाम जो है वो है ब्राह्मी रिपोर्ट। अब ये इतना ऑब्सक्योर क्वेश्चन है जस्ट, और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। The Indian troops, military observer and civilian police personnel served in UNO peacekeeping. इंडिया ने कई कंट्री में किया है, वेस्टर्न सहारा में, बोस्निया हर्जेगोविना सब में किया है। ऑल ऑफ द अबव है, तो एज पर टिप्स उसी की तरफ जाइए। यहाँ मैच करना जो है बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो प्रॉब्लम है किसके साथ है, ये हमने कई जगह डिस्कस किया है। नेपाल के साथ सुस्ता है, काला पानी और सुस्ता। तो सी का 3, और सी का 3 केवल एक ही में है, हमारा काम बन गया। इससे ये पता चलता है कि श्रीलंका के साथ जो है वो कछातिबू छोटा सा अनमैन्ड आइलैंड का है। पाकिस्तान के साथ जो है वो वूलर बैरेज, सर क्रीक, और जो सियाचिन, ये सब सब हमारे लिए रहा है प्रॉब्लम। नेपाल के साथ काला पानी सुस्ता। बांग्लादेश के साथ जो है न्यू मूर आइलैंड भी है, दाहाग्राम भी है। जो इनक्लेव्स जो है ना, बहुत सारे इनक्लेव पॉकेट जो है दोनों कंट्री में छूट गए थे, वो सब प्रॉब्लम है। उसमें से न्यू मूर आइलैंड भी एक प्रॉब्लम है। Which one of the following is not a Indo-Pak dispute? वही फिर वहां से यही सेम टाइप क्वेश्चन है। सियाचिन है, सर क्रीक है, सर क्रीक जो है रन ऑफ कच्छ में एक वाटरशेड है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है। दाहाग्राम जो है वो बांग्लादेश के साथ में है, ये भी याद कर लीजिए। तो आसान है। अब मैंने दाहाग्राम के बारे में पूरा लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। और ये काफी जगह पूछा जाता है, हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये याद रखिएगा कि 2 बार हुआ, एक बार 1974 में भी हुआ था, फिर उसके बाद 2015 में मोदी गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ है बांग्लादेश के साथ, वही इनक्लेव के एक्सचेंज के लिए उसमें दाहाग्राम छूट गया है। Recently there were tension between Cambodia and Thailand. What is the issue in conflict? ये उस समय का है, तो अब इसको क्या, अब तो कोई मतलब भी नहीं रहा इसका आंसर। यहाँ पे जो है ये आसान है, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्याज माइनॉरिटी हैं, तो ए का 2 और आपका ये क्रैक हो जाता है। उससे आपको और माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अब मलेशिया में देखिए, ये कहता है, क्वेश्चन आपको अब बता रहा है कि मलेशिया में तमिल जो है माइनॉरिटी हैं, और इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटी हैं, लाओ में जो है वियतनामीज माइनॉरिटी हैं, लाइक दैट। सो डियर स्टूडेंट, एक ये लंबे डिस्कशन के बाद यदि आप देखिए, मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि इजी जो है 39 क्वेश्चन था ग्रीन, मीडियम 21 और डिफिकल्ट ओनली 18। इससे क्या निकल के आता है कि 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 78, यदि आप परसेंटेज में देखेंगे तो मोर देन 70% जो है क्वेश्चन इजी हैं या मीडियम है। इसका ये मायने है कि आप आसानी से आईआर के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं यदि आप इन बातों का ध्यान रखें। क्या? पहला तो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप बिल्ड करें, सिलेबस को देखें, एक एक टॉपिक पकड़ें, और उसको या तो ऑनलाइन पढ़ लें, या पॉल साइंस हेल्प के वीडियो, या कोई और सोर्स जो आपको अच्छा लगता हो, और अपनी नोट बना लें। तो पहला तो ये है। देन जितने पी वाई क्यू हैं, 26 आपको अवेलेबल हैं यूजीसी नेट के, और 26 में क्वेश्चन देखेंगे तो 3000 से अधिक क्वेश्चन है। इससे बड़ा सोर्स कुछ नहीं है। जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आज उस 3000 में से हम लोगों ने करीब 80 क्वेश्चन को डिस्कस किया। मैं कुछ महीनों के अंदर हम पूरे 3000 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको डिस्कस कीजिए, नोट बनाइए कि रेंज ऑफ नॉलेज आपको क्या खोजा जा रहा है। आप इससे समझ जाएंगे किस तरह की ट्रीटीज, किस तरह के थिंकर, किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह के बुक, किस तरह के इवेंट आपको पूछे जा रहे हैं आईआर में, और आप उससे अपना नॉलेज को एक्सपेंड करें, मैच करें। और स्पेशली आपको फोकस करें, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, आईआर इवेंट्स हैं, आईआर स्कॉलर हैं,
और IR इंपॉर्टेंट IR बुक्स हैं, इस पर फोकस ज्यादा करें। और उसके बाद जो है जितना ज्यादा MCQ आप हो सकता है पॉसिबल उसको सॉल्व करें। मैचिंग, और वो कहाँ से मिलेगा? जितने PG के एंट्रेंस टेस्ट हैं वो मैचिंग रहते हैं, जो सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके क्वेश्चन मैचिंग होते हैं, और कई अन्य कंपटीशन के भी क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसको कर लीजिए। और फिर जो है, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक बताया है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके साथ खेला है, वो सारे टिप्स को मैंने इन 80 क्वेश्चन में बताया, और हर वीडियो में मैं बताता हूँ, उसको आप जरूर यूज कीजिए, वो एक्यूमेंट डेवलप कीजिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ डियर स्टूडेंट कि UGC नेट जैसा एग्जाम आप कभी क्रैक नहीं कर सकते हैं फुल नॉलेज के केवल बेसिस पे। फुल नॉलेज का क्या मतलब होता है? UGC नेट क्रैक करने के दो तरीके हैं। एक है कि आपको जो है 65% क्वेश्चन आता हो, ये ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि इतना वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा है आपको 45% केवल क्वेश्चन आता है, लेकिन आप 20% जो है आप टिप्स एंड ट्रिक से कर लेते हैं, और वही स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। आप उसी तरह के स्टूडेंट बनिए, और 45% जो है आप आराम से तैयारी करके हंसते खेलते जा सकते हैं। यदि आप 65% तैयारी करके जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ दुभर हो जाएगी। आप कंपीट करेंगे लेकिन वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा। सो मेरी सलाह होगी, ओनली नो द 45% ऑफ द क्वेश्चन, बट crack 65% of the question and qualify UGC नेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इन सब मेथड से जुड़ें। और बहुत जल्द जो है हम पार्ट 2 को खत्म करेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की थीम लेंगे और लास्ट में इंडियन पॉलिटी। वीकेंड के बीच में ही हम लोग इसको खत्म कर देंगे, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे UGC नेट के PYQ एनालिसिस की। बाय, बी सेफ।